नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की और शुरू करेंगे उस टॉपिक को। वो है महाजनपद काल। आप लोगों ने सुना होगा महाजनपद काल। पहले तो इस नाम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। आपको हमने ऋग्वैदिक काल में ये बताया कि आर्य लोग छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे और उन्हें जन कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल आया तो ये जन जो हैं ये जनपद के रूप में जाने लगे। और इसके बाद वाला जो समय है जिसे हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय हम कहते हैं, यहाँ पर इन्हें महाजनपद काल कहा जाने लगा। और केवल नाम में ही परिवर्तन नहीं हुआ है। जिस तरह से ये नाम छोटे से बड़ा, बड़े से और बड़ा हो गया, वैसे ही ये ऐसी स्थिति है जहाँ एक छोटे कबीले बड़े कबीलों में बदल गए और ये बड़े कबीले बड़े नगरों में, महानगरों में बदल गए। तो आपको ध्यान रखना है, ये महाजनपद काल भारतीय इतिहास का द्वितीय नगरीकरण का काल कहलाता है। और बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास का प्रथम नगरीकरण है और छठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो ये टाइमिंग है, जहाँ पर आपका उत्तर वैदिक काल भी समाप्त मान लिया जाता है, वैदिक सभ्यता का समाप्ति का युग मान लिया जाता है, यहाँ पर आपको नगरीकरण देखने को मिलता है और इसे भारत का द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। इसके अलावा इस काल को धार्मिक उद्वेलन का काल कहा जाता है। धार्मिक उद्वेलन से क्या अभिप्राय है, इस बात को हम डिस्कस करें। पहले तो देखिए, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों के द्वारा, जैसा कि हम जानते हैं, वर्ण व्यवस्था जटिल अवस्थाओं में चली गई है। ब्राह्मण सर्वोच्च स्थिति में थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ब्राह्मणों ने बहुत तरह के नए यज्ञों का प्रतिपादन कर दिया और ऐसे यज्ञ जहाँ पर पशु बलि, मनुष्य की बलि दी जाने लगी, तो ब्राह्मणों के इस धार्मिक स्वरूप को अब आम जनता ने अस्वीकार कर दिया और लोगों को लगता है कि ये धर्म का स्वरूप हो ही नहीं सकता जहाँ पर जीव मात्र के लिए दया नहीं है। और जब ऐसी स्थिति आई कि ब्राह्मणों के इस धर्म को लोग छोड़ना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि क्षत्रियों ने धर्म के मामले में प्रवेश किया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों के बाद जो सर्वोच्च वर्ण माना गया वो कौन सा था? वो क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय जैसे महात्मा बुद्ध, जैसे महावीर स्वामी, ये सब क्या थे? ये क्षत्रिय थे। तो क्षत्रियों ने धर्म के मामले में प्रवेश कर लिया और आपको बताएं, लगभग 64 धर्म संप्रदाय नए चले। ब्राह्मण धर्म के विरोध में, ब्राह्मणों के उस वैदिक धर्म के विरोध में, जहाँ पर यज्ञ अनुष्ठानों की जटिलता हो गई, कर्म कांडों की प्रधानता हो गई, उसके विरोध में 64 नए रिलीजियन आपके अस्तित्व में आते हैं। और इन 64 धर्म संप्रदायों के अंदर इतना ज़्यादा विचलन है, इतना ज़्यादा मिक्सअप है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या डिसाइड करें। देखिए, आप अपने आप को सोच के देखिए कि आपके सामने 64 ऑप्शंस आते हैं, अपने पास एग्ज़ाम में 4 ऑप्शंस आते हैं तो ही कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ आपको ब्राह्मण धर्म छोड़ने पर 64 ऑप्शंस मिलते हैं। आप 64 में से किसे अपनाएंगे? लोगों के लिए बड़े ही क्रिटिकल टाइम है ये। किस धार्मिक आस्था को वो लेकर चलें, किस धर्म का अनुसरण करें, कौन सा धर्म उनके लिए बेहतर है? तो एक असमंजस की, एक संदेह, एक भ्रम की स्थिति यहाँ पर है। और इस वजह से धार्मिक उथल पुथल या धार्मिक उद्वेलन का काल भी कहा जाता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व को, जिसे हम महाजनपद काल कहते हैं और जिसे हम भारतीय इतिहास का द्वितीय नगरीकरण भी कहते हैं। तो ये एक पृष्ठभूमि हो गई यहाँ पर। और इस पृष्ठभूमि में अगर आप मेजर चेंजेस की तरफ जाएंगे तो आप पशुपालन और कृषि के बाद व्यापार की प्रमुखता देखने को मिल जाएगी और बहुत सारे नए संदर्भ यहाँ आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं उन महाजनपदों की जिनके बारे में भारतीय इतिहास में बहुत सारी जानकारियाँ समाहित हैं। तो देखिए, 16 महाजनपदों का जिक्र किया जाता है आमतौर पर कि भारतीय इतिहास में उस काल में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। और इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय
ये प्रश्न आमतौर पर पूछे जाते हैं। अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का एक ग्रंथ भगवती सूत्र। बौद्ध धर्म का ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का ग्रंथ भगवती सूत्र। यहाँ से 16 महाजनपदों की हमें जानकारी मिलती है और प्राय वो समान है। उन 16 के बारे में हमें डिस्कशन करना है। इन 16 में से आपको ध्यान रखना है कि 14 जो हैं वो राजतंत्रात्मक हैं और 2 जो हैं वो गणराज्य व्यवस्था वाले हैं। और 2 गणराज्य व्यवस्था वाले कौन कौन से हैं, तो यहाँ हम जिक्र कर लें। एक तो मल्ल है और एक वज्जी है। मल्ल के अंदर 2 गणराज्य स्वीकार किए जाते हैं। मल्ल महाजनपद में 2 गणराज्य स्वीकार किए जाते हैं, जबकि वज्जी के अंदर 8 गणराज्यों का एक समूह आपको देखने को मिलता है। तो हमसे जो प्रश्न पूछा जाता है आमतौर पर वो ये कि कितने राजतंत्रात्मक थे, कितने गणराज्य थे, तो वो हम बता देंगे 14 और 2 थे। फिर ये प्रश्न पूछा जाता है कि महाजनपदों में से राजतंत्रात्मक कितने थे और गणराज्य ही कितने थे। तो यदि वो गणराज्य महाजनपदों में से पूछेगा तो फिर तो 2 ही होंगे। 2 महाजनपद जो थे वो गणराज्यों से युक्त थे, पर कुल कितने गणराज्य थे इनके अंतर्गत, तो आपको ध्यान रखना है 10 थे। 14 महाजनपद जो हैं वो राजतंत्रात्मक हैं और 2 महाजनपद जो हैं उसके अंतर्गत 10 गणराज्यों की स्थिति यहाँ पर स्वीकार की गई है। तो ये संख्यात्मक आंकड़ा काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। मल्ल के अंतर्गत 2 गणराज्य और वज्जी के अंतर्गत 8 गणराज्यों की स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है। चलिए, ये एक सामान्य जानकारी महाजनपद क्या है और कितने हैं। अब बात कर लेते हैं महाजनपदों की भौगोलिक स्थिति की, और भौगोलिक स्थिति के लिए हमें एक मैप के माध्यम से इसे देखना होगा। देखिए, कोशिश करते हैं भारत का एक मैप डेवलप करने की। ये भारत का एक रफ सा मैप, और इस मैप में हम देखें किस तरह से हमें याद रखने हैं ये महाजनपद। तो मैं आपको श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रयास करूंगा कि इन महाजनपदों की स्थिति स्पष्ट करूं। पहले बात कर लेते हैं कंबोज की, इसके बाद गांधार की, इसके बाद मत्स्य की, शूरसेन, अवंती और अश्मक। देखिए, आपको 6 एक रो में याद रखने हैं, और पहले हम इनकी पश्चिमी वालों की स्थिति को एक बार स्पष्ट कर लें। एक एक करके हम 3 रोज में इस सारी बातचीत को कंप्लीट करेंगे। और काफ़ी बार स्टूडेंट बहुत परेशान दिखाई देते हैं कि कौन से हैं, कितने हैं, कैसे याद होंगे। तो यहाँ से हम याद करने की कोशिश साथ साथ कर रहे हैं। देखिए, कंबोज जो है ये उत्तर पश्चिम में, प्रश्न पूछा जाएगा उत्तर पश्चिम में या सबसे उत्तरी अवस्था में कौन सा था, तो वो कौन सा है, वो कंबोज है। इसका क्षेत्र कहाँ पर है, तो आपको बताया अफगानिस्तान में कपिशा से लेकर और कश्मीर तक का क्षेत्र, थोड़ा सा कश्मीर का क्षेत्र भी इसके अंदर इंक्लूड हम कर देंगे, तो ये कंबोज की स्थिति उस समय प्राप्त होती है। तो सुदूर उत्तर पश्चिम में कौन सा महाजनपद था, तो उसका आंसर हमारा क्या होगा, कंबोज होगा। और इसकी जो राजधानी थी वो राजपुर हाटक, जिसे राजपुर भी कहा जाता है और जिसे हाटक भी कहा जाता है। ठीक है, ये पहला हो गया हमारा। दूसरे की बात करते हैं, और दूसरा क्या है, गांधार। और डेफिनेटली गांधार शैली आप पढ़ चुके हैं, और गांधार के बारे में जानकारियां हमारी आती हैं कि तक्षशिला इसकी राजधानी थी। और इसका विस्तार क्षेत्र क्या है, राजधानी तक्षशिला जो भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है। और यहाँ गांधार की स्थिति कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है पेशावर और रावलपिंडी। नाम से आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान के क्षेत्र में इन नगरों का जो कैचमेंट एरिया है वहाँ पर आपको एक महाजनपद देखने को मिलता है जिसका नाम गांधार है, और उसकी राजधानी क्या है, तक्षशिला है। ठीक है, थर्ड बात करते हैं मत्स्य की। मत्स्य जो है वो अलवर जयपुर का क्षेत्र है। अलवर, जयपुर, भरतपुर के कुछ इलाके इसके अंदर आप शामिल कर लीजिए। मत्स्य जो है ये पांडवों की
यहाँ पर स्थिति स्वीकार की गई है और विराट नगर इनकी राजधानी। क्षेत्र आपको बता दिया हमने, अलवर जयपुर मुख्य क्षेत्र हैं और इनकी जो राजधानी है मत्स्य की वो विराट नगर या बैराट है। और बैराट के संबंध में आप लोग जानते हैं कि अशोक के बारे में भी, अशोक के अभिलेख, भाब्रू अभिलेख की जानकारी, वो सब कुछ भी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाती है। उनके बौद्ध धर्म का अभिलेखीय साक्ष्य भी हमें विराटनगर या बैराट से प्राप्त हो जाता है। चलिए, 3 महाजनपद हो गए। चौथा है शूरसेन, और शूरसेन की स्थिति जो है वो आप कह सकते हैं ब्रजमंडल में है। ये ब्रजमंडल मतलब ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको इसकी स्थिति देखने को मिलेगी। और इस शूरसेन की जो राजधानी है वो मथुरा, उत्तर प्रदेश में मथुरा है, तो मथुरा इसकी राजधानी रही है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण स्थिति में है। इसके बाद बात कर लेते हैं अवंती की। अगर हम कहें तो सबसे पश्चिमी अवस्था में लगभग अवंती था, जो वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप में या भारतीय क्षेत्र में देखें तो। और इस अवंती की स्थिति जो है वो मालवा क्षेत्र है। आपको ध्यान रखना है किस क्षेत्र में है ये मालवा क्षेत्र में है। और इस अवंती की 2 राजधानियां हमें प्राप्त होती हैं, एक तो उज्जैनी या उज्जैन और दूसरी महिष्मती। काफ़ी बार पूछा जाता है 2 राजधानियां किसकी थी, तो उत्तरी राजधानी इनकी उज्जैनी और दक्षिणी राजधानी जो थी वो महिष्मती थी। तो ये 2 राजधानियां हमें अवंती की प्राप्त होती हैं। ये हमारा 5वां महाजनपद हो गया। और जो 6ठा महाजनपद है ये आपका दक्षिण भारत में है। प्रश्न आता है दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, अश्मक होगा। इसका क्षेत्र पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है ये गोदावरी के क्षेत्र में, गोदावरी नदी के क्षेत्र में है अश्मक। और अश्मक की जो राजधानी है उसे पोटन या पोटली के नाम से जाना जाता है। पोटन या पोटली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपने 6 महाजनपद याद कर लिए। हम इसी क्रम में एक बार जाएंगे और कंबोज की राजधानी राजपुर या हटक, गांधार की तक्षशिला, फिर हमने बात की मत्स्य की विराटनगर, शूरसेन की मथुरा, अवंती की 2 राजधानियां उज्जैनी और महिष्मती, और फिर हमने बात की किसकी, अश्मक की, जो सबसे दक्षिण सुदूरवर्ती दक्षिण में जो है वो कौन सा है, वो अश्मक है, जिसकी राजधानी पोटन या पोटली के नाम से जानी जाती है। गोदावरी के क्षेत्र में ये प्रश्न हमसे आमतौर पर पूछा जाता है। तो 6 महाजनपद जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको पहले राउंड में क्लियर हो गए होंगे। मैं इनको मिटाते हुए, जगह बनाते हुए फिर नए महाजनपदों को डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं 6 की एक और श्रृंखला की, और उस श्रृंखला में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लीजिए। स्नैप को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, अब हमारा भारत से बाहर वैसे काम पड़ने वाला नहीं है, पर अब भारत के अंदर की स्थिति देखें तो 6 और की एक रो आपके सामने रख रहा हूँ मैं। आपको ध्यान रखना, यहाँ पर कुरु के बाद यहाँ पर पांचाल, फिर कौशल, फिर उसके बाद चेदी, थोड़ा सा ऊपर रखें इसको, चेदी, फिर वत्स और काशी। ठीक है, मैप में थोड़ा सा नीचे की ओर है, तो वो तो हम डिस्कस करेंगे कौन सा क्षेत्र है ये। तो ये 6 की श्रृंखला आपको एक और बार ध्यान रखनी है। कुरु, पांचाल, कौशल, चेदी, वत्स और काशी, इनके बारे में डिटेल कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कुरु के बारे में। कुरु कौन सा क्षेत्र है, तो आपको ध्यान रखना है कौरवों का क्षेत्र है, जिसे आप दिल्ली मेरठ का क्षेत्र कह सकते हैं। और इसकी राजधानी भी आपको ध्यान होगी इंद्रप्रस्थ। महाभारत की घटनाओं से हमें ये जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। कौरवों का क्षेत्र था दिल्ली मेरठ का, और वहाँ पर इंद्रप्रस्थ इनकी राजधानी, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों ही समय समय पर राजधानियाँ रही हैं। चलिए, इसके बाद बात करते हैं पांचाल क्षेत्र की। और ये पांचाल क्षेत्र कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है ये है रुहेलखंड का क्षेत्र। और रुहेलखंड यदि आप समझते हैं तो ये हो गया हमारा बरेली का क्षेत्र।
ठीक है। और पांचाल राज्य की भी, पांचाल महाजनपद की भी 2 राजधानियाँ आपको प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी राजधानियाँ हैं? तो 2 राजधानियाँ, उत्तर की अहिच्छत्र और दक्षिण की कामपिल्ले, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो पांचाल कहाँ है? रुहेलखंड बरेली का क्षेत्र, जहाँ पर अहिच्छत्र और कामपिल्ले ये 2 राजधानियाँ हमें प्राप्त हो जाती है। कौशल में चलिए, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि अयोध्या भी राजधानी रही है। और जब आप अयोध्या समझ रहे हैं तो इसका क्षेत्र कौन सा हो गया? तो भैया ये अवध का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? ये अवध का क्षेत्र है। और अवध के अलावा ये फैजाबाद का क्षेत्र है। अवध, फैजाबाद, अवध से अयोध्या आपको अटैच कर लेना है। कौशल का क्षेत्र प्रसेनजित का क्षेत्र था। बहुत सारा डिस्कशन यहाँ से होने वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी कुरु 7 नंबर पे आपको ध्यान रखना है, पांचाल 8 और कौशल 9। ठीक है। अभी भी हम वही उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में चक्कर लगा रहे हैं। अब चलते हैं इसके बाद चेदी। और चेदी जो है, यहाँ पर इसकी जो राजधानी है वो सोथिवती या शुक्तिमती के नाम से ये एक राजधानी प्राप्त होती है। और ये वाला क्षेत्र कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है वो चेदी का क्षेत्र है, जिसकी राजधानी सोथिवती या शुक्तिमती हमें प्राप्त होती है। चलिए उसके बाद बात करते हैं वत्स की। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। और कौशाम्बी के बारे में आप लोग अशोक के अभिलेखों में पढ़ते हैं कि अशोक के एक अभिलेख को कौशाम्बी से इलाहाबाद में शिफ्ट किया गया था। इस तरह की कुछ जानकारियाँ आप लोग सुनते हैं वहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो क्षेत्र है ये इलाहाबाद का क्षेत्र है। ठीक है, स्पष्ट हो जाएगा। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और कौन सा क्षेत्र है? तो ये इलाहाबाद का क्षेत्र है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये 11 नंबर, और इसके बाद काशी की बात कर लेते हैं। काशी मतलब बनारस, मतलब वाराणसी, आप नाम से ही जानते हैं वाराणसी या बनारस। तब भी बनारस का वाराणसी का क्षेत्र, और अब भी वाराणसी का क्षेत्र। और काशी की राजधानी जो थी वो भी क्या थी? वो वाराणसी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भैया, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। कुरु के पास में पांचाल क्षेत्र, पांचाली, उस तरह से आप याद रखेंगे। फिर ये अयोध्या, यहाँ पर रामचंद्र जी की घटनाओं को आप अटैच कर देंगे। फिर चेदी, वत्स और काशी। 6 और 6 12 हो गए। आगे बढ़ते हैं और 4 और की स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, राजधानियाँ जरूर ध्यान रखनी है आपको। पेपर में आमतौर पे राजधानियाँ हमसे पूछी जाती हैं, तो उनके बारे में हमारा ज्ञान पर्याप्त होना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, और आगे बढ़ के हम बात करते हैं 4 अन्य जो बच गए उन महाजनपदों के बारे में। तो 4 जनपदों में 4 महाजनपदों में जो लास्ट बचे वो एक तो मल्ल के बाद यहाँ पर वज्जी के बाद यहाँ मगध, जिसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन होता है, और लास्ट में अंक। ठीक, मल्ल के बारे में आपको हमने पहले राउंड में बता दिया है कि यहाँ से 2 गणराज्यों की प्राप्ति हमें होती है, और यहाँ पर 2 राजधानियाँ भी आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? कुशीनारा और पावा। और आप लोग यदि इसको ग्रेस्प कर पा रहे हैं, आप इसको अटैच कर पा रहे हैं, तो कुशीनारा और पावा जो हैं ये महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के निर्वाण स्थल हैं। तो दोनों ही कहाँ पर हैं? तो मल्ल में है। ठीक है। वज्जी के बारे में आपको ध्यान रखना है। मल्ल का जो क्षेत्र है वो हम मुख्य रूप से देखें तो ये देवरिया और गोरखपुर का क्षेत्र है। यूपी में देवरिया जिला और गोरखपुर का जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र है। बहुत पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन मोस्टली पूछा गया है कि देवरिया जिले से संबंधित क्षेत्र कौन सा है, तो वो कौन सा है? वो मल्ल का क्षेत्र है। चलिए बात करते हैं वज्जी की। वज्जी की राजधानी वैशाली। वैसे ये 8 गणराज्यों का समेकित एक महाजनपद था,
और वैशाली का ही क्षेत्र यहाँ पर मुख्य रूप से है, जिसमें वैशाली और उसके अलावा हम मुजफ्फरपुर का नाम ले सकते हैं। ये क्षेत्र है वज्जी का, और राजधानी आपको बता दी हमने वैशाली है। 8 गणराज्यों का समेकित स्वरूप वज्जी में आपको देखने को मिलेगा, और इस पर बहुत सारी बातचीत होने वाली है। मगध के बारे में तो बहुत सारी बात होगी। मगध पर तो हम साम्राज्यों की स्थापना, मगध के विस्तार और विभिन्न शासकों की उपलब्धियां, इन सब पर डिस्कस करेंगे। मगध की बहुत सारी राजधानियां रही हैं। प्रारंभिक राजधानियों में गिरिव्रज, राजगृह, कुशाग्रपुर भी है। उसके अलावा पाटलिपुत्र का नाम हम लेते हैं। तो ये राजधानियां रही हैं मगध की, और इन पर भी हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका विस्तार मगध में जहां हम बात करेंगे वहां कर लेंगे। किसने कौन सी राजधानी बनाई, मगध का क्षेत्र कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है पटना, गया, नालंदा का जो मुख्य क्षेत्र है, ये सारा क्षेत्र मगध से संबंधित क्षेत्र है। और लास्ट हम बात कर लेते हैं अंतिम महाजनपद की, जो हमारा 16 नंबर का है, वो अंग की राजधानी चंपा। और आपको ध्यान रखना है ये बिहार का क्षेत्र है। इससे पहले वाला भी बिहार का क्षेत्र था, और ये बिहार का जो क्षेत्र है ये कौन सा है, तो आप लोगों ने पालों की राजधानी के बारे में संभवतः सुना होगा। मुंगेर का जो क्षेत्र है, भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र, ये मुंगेर पालों की राजधानी रहा है। तो भागलपुर मुंगेर का जो क्षेत्र है वो अंग महाजनपद के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र रहा है, इससे संबंधित रहा है। तो ये 16वां महाजनपद है जिसके बारे में हमें बात करनी थी। इन 16 महाजनपदों की स्थिति को हम स्पष्ट करेंगे आगे। इनका जो संबंध है, जो मुख्य राजा हैं उनके मगध के साथ क्या संबंध रहे, मगध के राजाओं ने किस क्रम में इन महाजनपदों पर अधिकार स्थापित किया, एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की, तो ये सारा डिस्कशन हमारा वहाँ पर होने वाला है। फिलहाल आपको ये राजधानियाँ बिल्कुल सिस्टमेटिक याद कर लेनी है, और इनके क्षेत्र को एक बार व्यवस्थित कर लेना है, ताकि अगली क्लास में हम इस परेशानी में ना रहें कि हम बात किसकी कर रहे हैं, ये कहाँ पर लोकेटेड था, कहाँ स्थित था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये इंट्रोडक्शन था महाजनपद काल का, और जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। जानते रहिए इतिहास के नए संदर्भों को रोचक तरीके से। और हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला भी चल रही है, तो वीडियो नंबर 31 में आपको पेपर मिलेगा, 32 में उसका सॉल्यूशन मिलेगा, पूरा डिस्क्रिप्शन है, वहाँ डिटेल है, वो आप देखें और अपने आप को जांचें कि हम किस स्तर तक अभी सीख चुके हैं। चलिए, जारी रहेगा सफ़र। बहुत बहुत धन्यवाद।